मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 107वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में तृतीय अध्याय का द्वितीय अनेक पढ़ रहे हैं। बुद्धि की परीक्षा चल रही है। तो बुद्धि अर्थात ज्ञान गुण आत्मा का है। तो आत्मा का निश्चय स्मृति भी आत्मा का ही धर्म है। तो क्यों एक साथ स्मृति नहीं होती, उस विषय में लंबी चर्चा हो गई। तो अनेक कारण होते हैं जिन कारणों से स्मृति उत्पन्न होती है। और सारे कारण एक साथ नहीं होते, इसलिए एक साथ सारी स्मृतियाँ नहीं होती। यह प्रकरण पूरा हो गया। स्मृति स्मर्तव्य विषयत्वात् ये पीछे आया था। तो उससे ये प्रकरण बात चली थी कि स्मरण कौन करता है, आत्मा करती है या और कोई करता है। तो अंत में सिद्ध हुआ कि आत्मा ही स्मरण करता है। हम बुद्धि के एक अलग रूप से परीक्षा करेंगे। 42वें सूत्र 3.2.42 की भूमिका देखिए। अनित्यायाम च बुद्धौ उत्पन्न अपवर्गित्वात् कालांतर अवस्थानाच्च अनित्यानाम संशयः। अनित्यायाम च बुद्धौ, बुद्धि के अनित्य हो जाने पर, अर्थात बुद्धि अनित्य, ये बात तो सिद्ध हो गई। प्रथम प्रकरण ये था कि बुद्धि अनित्य है, ये बात सिद्ध हो चुकी है। अब दूसरी बात उठा रहे, उत्पन्न अपवर्गित्वात् कालांतर अवस्थानाच्च, उत्पन्न होकर तुरंत नष्ट हो जाता है, ये भी एक प्रकार के अनित्य है। और कालांतर अवस्थान कुछ काल तक ठहरता है, उसके बाद नष्ट होता है, ये भी अनित्य है। शरीर अनित्य है या नहीं है? सूर्य चंद्र तारे वो भी अनित्य है। और जो बिजली चमकती है वो भी क्या है? वो भी अनित्य है। या सारे अनित्य एक जैसे हैं? बिजली तो चमकती है, 1 सेकंड में खत्म। यानी सूर्य चंद्र ऐसे 1 सेकंड में खत्म नहीं होते। तो ये जो ज्ञान है ये अनित्यता है। यानी कैसा अनित्य है? बिजली जैसे चमकती है, एक क्षण में उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती है, अथवा लंबे काल तक रहती है। अनित्यानाम, अनित्य पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, इसलिए संशय है कि उत्पन्न अपवर्गणी बुद्धि शब्दवत् अहोसित कालांतरावस्थायिनी कुंभवत् यदि। उत्पन्न अपवर्गणी, उपवर्ग क्या होता है? हट जाना, समाप्त हो जाना, विनाश हो जाना। अपवृज्यते, सब वर्जन हो जाता है। तो उत्पन्न अपवर्ग, उत्पन्न होकर तुरंत नष्ट हो जाना, ये एक पक्ष है। जैसे शब्दवत, शब्द उत्पन्न होकर कितनी देर रुकती है? खत्म हो जाती है। और कालांतर अवस्थान, घड़ा भी उत्पन्न होता है, लेकिन घड़ा कम से कम 1 साल तक तो हम पानी पीते, 1 साल के बाद नया घड़ा लाते, पुराना घड़ा हटा देते, नया घड़ा लाते, 1 साल तो प्रयोग करते। तो कुछ काल टिकती है। कुछ वस्तु ऐसे होती है जो कुछ काल टिकती है, उसके बाद नष्ट होती है, लेकिन वो में अनित्य है।
कालांतर अवस्थाएं नहीं उसको कहते हैं, और जो उत्पन्न होकर अति शीघ्र नष्ट हो जाती है उसको कहते हैं उत्पन्न अपवर्गिणी। तो घड़े के समान है, शब्द के समान है, प्रश्न उठाया तो कहते हैं उत्पन्न अपवर्गिणी थी पक्ष परिगृह्यते। सिद्धांत बता रहा है कि उत्पन्न अपवर्गिणी उत्पन्न होकर तुरंत नष्ट हो जाता है, ये पक्ष परिगृह्यते स्वीकार किया जाता है। तो आप कहने से तो काम नहीं चलेगा, कस्मात क्यों, कोई भी बात कहे तो प्रश्न उठता है क्यों। यदि क्यों के साथ जोड़ दिया, क्यों इस प्रश्न के उत्तर साथ बोलते हैं तो बात क्या हो जाती है, दार्शनिक हो जाती है। और यदि क्यों नहीं है तो क्या होती है, कथा कहानी। कथा कहानी में क्यों नहीं होता है, होता है ऐसे ही सुना जाता है। जब क्यों बता दिया तो दार्शनिक हो जाएगा, वैज्ञानिक हो जाएगा। तो आप कहते हैं कि बुद्धि उत्पन्न होकर तुरंत नष्ट हो जाती है, तो प्रश्न उठेगा क्यों। उसका उत्तर दे रहे सिद्धांत का सूत्र है 42वां सूत्र, बोलिए। कर्म अनवस्थायी ग्रहणात्, कर्म जो है वो अनवस्थायी है। अनवस्थायी कर्म का ज्ञान होने से पता चलता है बुद्धि उत्पन्न होकर तुरंत नष्ट हो जाती है। कर्म कैसे होता है, कुछ क्षणों में नष्ट हो जाता है, पंचम क्षणे विनाशी ऐसे माना जाता है। पहले क्षण में उत्पन्न होता है, अस्तित्व में आता है, दूसरे वेग उत्पन्न करता है, फिर ऐसे होते होते वो नष्ट हो जाता है कर्म। 5 क्षण तक रहता है कर्म, उसके बाद नष्ट हो जाता है। तो इसलिए वो जो कर्म का क्या, कर्म जो है अस्थिर है, ये सब जानते हैं। कर्म कैसा है, अस्थिर, अति क्षणिक। कर्म, हर कर्म क्षणिक होता है। तो कि जो कर्म क्षणिक है उस क्षणिक का भी हमको ज्ञान हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो ज्ञान है वो भी क्या होगा, क्षणिक होगा। बिजली चमकती है एक क्षण, फिर खत्म हो जाती है, और बिजली चमकने का उसको आपने जान लिया, तो इसलिए मतलब जो ज्ञान कितना समय का होगा, क्षणिक ही तो है, नहीं है। क्या प्रश्न है, कि जो लंबे काल तक जो चीजें टिकी हुई हैं उसका भी हमें ज्ञान हो रहा है, नष्ट होने सब चर्चा करेंगे, ऐसे नहीं। आप इतना सोचते थे, इनको भी तो इतना है, ये भी सोचते हैं, तो सब बताएंगे। आगे देखिए, अनवस्थायी अर्थात अस्थिर कर्म का ज्ञान होने से सिद्ध होता है बुद्धि क्षणिक है। कोई भी ज्ञान होता है क्षणिक है। आपको लगेगा कि क्षणिक कहेंगे तो कैसे, हमको तो स्मृति रहती है। स्मृति जो होता है वो संस्कार से होता है, संस्कार स्थिर है, लेकिन ज्ञान क्षणिक है। कोई भी ज्ञान होता है क्षणिक होता है। भाष्य देखिए, कर्मण अनवस्थायिन ग्रहणात् इति, सूत्र को लाकर प्रस्तुत कर दिया। क्षिप्तस्य ईशोः आपतनात् क्रिया संधान गृह्यते। क्षिप्तस्य फेंके हुए, ईशोः बाण का, बाण को ऐसे फेंका, तीर चला तो तीर तो तीव्र गति से जाता, तो आपतनात् जब तक वो तीर न गिर जाए तब तक क्रिया संधान, धनुष से तीर को छोड़ा तो तीर जो लंबे दूर गया उसमें एक कर्म हो रहा है या अनेक कर्म हो रहा, बहुत सारे कर्म हो रहे। आपने तो फर्स्ट जब फेंका तो एक बैग दे दिया, उस बैग से कर्म हुआ, उस कर्म से नया बैग, वेग कर्म ऐसे होते होते चलते रहते। वैश्विक में सूत्र है, तो पतन तक होता है। वो वेग जब तक रहता है तब तक बाण में गति होती है, और वेग खत्म हो जाए तो खत्म। मिसाइल आदि जो फेंकते हैं तो पहले क्या उसको एक धक्का मारते हैं,
और धक्के से कुछ दूर तक चला जाता है। उसके बाद यदि फेंक रहा है तो फिर दूसरे मिसाइल उसमें चालू करना पड़ता है, अथवा वो अपने सीमा तक आ जाए तो फिर वो अपने आप घूमेगा, लेकिन वहाँ तक फेंकने के लिए क्षेपण क्षेपण फेंकने के लिए एक वेग चाहिए। तो बाण को जैसे वेग दिया तो वेग से एक ही वेग से वहाँ तक नहीं जा रहा, वेग से कर्म उत्पन्न होता है, कर्म से नया वेग, फिर नए वेग से नया कर्म, ऐसे होते 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 बाण में गति होती है। तो बाण में जो गति होती है हर सेकंड क्या होता है, नया 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 कर्म होता है, कर्म भी होता है वेग भी होता है। तो हर क्षण उसमें क्या होता है, नया नया कर्म होता है। उसी बात को कह रहे हैं क्षिप्तस्य ईशो, फेंके हुए बाण का अपतनत गिरने तक क्रिया संतान, क्रिया का लगातार विस्तार होता रहता है, गृह्यते गृहित होता है। प्रत्यर्थ नियमाच बुद्धि नाम क्रिया संतानवत बुद्धि संतानवत्तिरिति। प्रत्यर्थ नियत, प्रत्यर्थ नियत ये शब्द आगे भी बार बार आएगा। हर पदार्थ के लिए आपके पास एक ज्ञान होता है। जैसे आपने माइक को देखा तो माइक का ज्ञान हुआ, पुस्तक को देखे तो पुस्तक का ज्ञान होता है, वस्त्र को देखा तो वस्त्र का ज्ञान हुआ, घड़ी को देखा घड़ी का ज्ञान हुआ। तो ये सारे ज्ञान एक ही या अलग अलग है? अलग अलग है सारे ज्ञान, तो सब ज्ञान अलग अलग है। ऐसे प्रश्न उठा रहे कि जो बाण को हमने फेंका, बाण इस सेकंड में तो यहाँ है, अगले सेकंड में यहाँ, अगले सेकंड यहाँ, तो हर सेकंड में आपको ज्ञान हो रहा, तो वो ज्ञान में अलग अलग होगा या एक ही होगा? अलग अलग ही होगा। जैसे हर वस्तु के लिए हमारा ज्ञान अलग अलग होता है, जैसे बाण में भी लगातार गति हो रही है, तो लगातार गति हो रही है तो उसमें भी लगातार हमारा ज्ञान हो रहा है। तो जितने क्षण तक आप देखते हैं बाण को तब तक उसका ज्ञान होता है, जब देखना बंद कर देंगे तो ज्ञान नहीं होता है। तो इसका मतलब हर क्षण नया नया ज्ञान होता रहता है। ठीक है, पंक्ति देखिए, प्रत्यर्थ नियमाच, प्रत्येक अर्थ के लिए नियम होने से, आगे लिखा बुद्धि नाम ज्ञानों का, ज्ञान जो होते हैं प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग है। एक व्यक्ति को पहचान लिया तो दूसरे व्यक्ति को उससे नहीं पहचाना, उसके लिए अलग से आपको ज्ञान चाहिए। इनका परिचय मैंने प्राप्त कर लिया तो आपका परिचय थोड़ी होगा, इनका ज्ञान अलग होगा, आपका ज्ञान अलग होगा, उनका ज्ञान अलग होगा, सबका ज्ञान अलग अलग होता है। तो इसको कहते हैं प्रत्यर्थ नियम, प्रत्येक वस्तु के लिए अलग ज्ञान का नियम है। ऐसे यह स्थाली पुलाक नहीं लगेगा, एक ब्रह्मचारी का परीक्षण कर लिया और कह देगा सब ब्रह्मचारी ऐसे होते हैं। संसार में कई लोग ऐसे भावना प्रधान होता है ना, वो ऐसे मिलते हैं। एक व्यक्ति अच्छा मिलेगा तो वो कहते हैं संसार में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, मेरे सब काम सबका सहयोग मिलता है, कोई बाधा नहीं आती, इतने अच्छे अच्छे लोग हो ऐसे। और दूसरे आपको ये भी मिलेंगे, संसार में सब मतलबी है, सब स्वार्थी है, कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं है कोई दूसरों के लिए कुछ करे, सब अपने मतलब का काम करते हैं। अपना मतलब हो तो दोस्ती, नहीं तो छोड़ देते हैं। माता पिता भाई बहन सबके प्रति ऐसी भावना होती है उनकी। और तीसरे होते हैं कौन? दो मैंने बता दिया, तीसरा बताओ। यथार्थवादी, सबको एक पैमाने में मापते नहीं है। एक ब्रह्मचारी धोखा दे तो सारे ब्रह्मचारी धोखेबाज, ऐसे नहीं सोचता है। अथवा एक ब्रह्मचारी बहुत अच्छा निकल गया तो सब ऐसे ही हो जाएंगे, ये भी नहीं देखता। यथार्थ है, जैसा है वैसे जानना। ठीक है, तो कहते हैं बुद्धि नाम ज्ञान का प्रत्येक पदार्थ के लिए नियम होने से क्रिया संतानवत, क्रिया का जैसे लगातार विस्तार होता है बुद्धि का भी ऐसे लगातार विस्तार सिद्ध होती है। हर समय अलग अलग ज्ञान है। जब तक आप जागृत अवस्था में हैं तब तक आपका ज्ञान हर क्षण बदलता रहता है, एक क्षण का ज्ञान अगला क्षण बदलता रहता है।
को देखते रूप का ज्ञान, रस को देखते रस का ज्ञान, और रूप में भी 10, 15, 20, 50 है, तो अलग अलग होता है। और मानो एक ही पुस्तक को देख रहे तो उसमें भी हर क्षण में नया नया ज्ञान होता है। आगे अवस्थिता ग्रहणे च विमधीय मानस्य प्रत्यक्ष निवृत्ति है। अवस्थिता ग्रहणे च, अवस्थित का अर्थ हो कोई पदार्थ स्थिर है, पहले से विद्यमान है, तो विद्यमान है। जैसे गति तो देखा दिया कि हर समय वो बदलता रहता है। ट्रेन में गति आप चलो, ये तो बाण का उदाहरण दिया, रेल का आप ले लीजिए, बस का ले लीजिए, विमान का ले लीजिए, कोई भी गतिशील पदार्थ ले सकते हैं, तो उसमें गति हो रही है तो क्या हर सेकंड में अलग अलग गति हो रही है। तो अलग अलग गति हो रही है तो ज्ञान में क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। एक सेकंड में आपने यहाँ देखा, दूसरे सेकंड में वहाँ देखा, तीसरे सेकंड में वहाँ देखा। कितने राज्य पार करके आ गया आप? राजस्थान गए थे, राजस्थान से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा आ गए। तो एक सेकंड में तो होता नहीं, लगातार बदलता रहता है स्थान, तब जाकर ये होता है। तो जैसे स्थान बदलता है तो आपका ज्ञान में बदलता रहता है। तो यदि अवस्थित कोई पदार्थ स्थिर है, और रेलगाड़ी जब स्थिर है तो उसके ज्ञान में विवधीय मानस से प्रत्यक्ष निवृत्ति ही। विवधीय मानस से, गाड़ी खड़ी है, जैसे गाड़ी चल रही है, छोटे छोटे स्टेशन है तो सुपरफास्ट एक्सप्रेस रुकती नहीं है, बड़ी स्टेशन हो तो गाड़ी रुक जाती है, और ऐसे होते लंबे काल तक रुक जाती है। स्थिर है तो स्थिर हो तो उसको आप लगातार देख रहे, उसकी चर्चा कर रहे। जो गतिशील है उसकी चर्चा तो हो गई, जो स्थिर है, स्थिर पदार्थ के ज्ञान में विवधीय मानस्य, आप किसी चीज को देख रहे और रास्ते में कोई आ गया, बीच में आपके आंखों के सामने कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, तो जिसको आप देख रहे थे क्या होता है, व्यवधान हो जाता, कट हो जाता। तो आप प्रत्यक्ष कर रहे थे तो उसका क्या हो गई, निवृत्ति। समझ में आया? स्थिर पदार्थ हो उसका जब हम ज्ञान करते हैं और बीच में कोई व्यवधान आ जाए तो जो ज्ञान कर रहे थे, जो प्रत्यक्ष हो रहा था, वो प्रत्यक्ष समाप्त हो जाता है। ये वार्तिक है, इसकी व्याख्या आ गई। अवस्थिते च कुंभे गृह्यमाणे संतानेन एव बुद्धिर्वर्तते प्रज्ञानात्। घड़ा स्थिर है, जैसे मैंने उदाहरण दिया, छोटे छोटे स्टेशन हो तो उस स्टेशन में तो गाड़ी रुकती नहीं है, चल पड़ती है, तो वहाँ तो गतिशील हो गया। लेकिन कोई बड़ा स्टेशन है तो वहाँ तो गाड़ी रुक गई। स्टेशन का आप लगातार देख रहे हैं, और लगातार देखते देखते आपके आंखों के सामने कोई आ गया व्यवधान, तो रुक गए। अवस्थित है च कुंभे, विद्यमान स्थिर घड़ा में, घड़ा का ज्ञान होने पर संतान है ना वो बुद्धि वर्तते, वहां में क्या हो रहा है, लगातार आपको ज्ञान हो रहा है। जैसे ट्रेन में आप बैठे और आप खिड़की से बाहर देख रहे, तो एक ही चीज को देख रहे हैं या बदल अलग अलग चीज को देख रहे हैं? गाड़ी चल रही है, फुल स्पीड में है, 100 की स्पीड में। आजकल तो ट्रेन में 100 स्पीड चलाते ही है, सुपरफास्ट आदि में, तो 100 स्पीड में गाड़ी चल रही है। तो आप जैसे ही खिड़की से देखते हैं तो अलग 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 चीज़ को देखते हैं। गाड़ी रुक गई तो एक ही चीज़ को देखते हैं। तो प्रश्न उठ रहा है कि जब गाड़ी चल रही थी तब आप अलग अलग चीज़ को देख रहे थे, तो ये जो अलग अलग चीज़ को देख रहे थे तो ज्ञान बदल रहा है। और जब गाड़ी खड़ी है, एक ही चीज़ को आप देख रहे, तो वहाँ एक ही ज्ञान है या अलग अलग ज्ञान है? वहाँ भी हर क्षण अलग अलग ज्ञान है। जैसे आपने इसको देखा, उसको देखा, उसको देखा, उसको देखा, उसको देखा, तो अलग अलग ज्ञान हुआ। और एक व्यक्ति को ही आपने 5 सेकंड तक देखा, तो हमें 5 सेकंड में एक ज्ञान नहीं है, हर सेकंड अलग अलग ज्ञान, उसी ज्ञान को ही बार बार दोहराते हैं। और सूत्र आपने बोला था कल योग दर्शन का, तुल्य प्रत्यय। एक तो अलग अलग प्रत्यय होता है, घड़ी को देखा, लेखनी को देखा, पुस्तक को देखा, माइक को देखा, ये ज्ञान बदल बदल कर हो रहा है। लेकिन केवल माइक को ही देखते हैं। पहले सेकंड में ही माइक को देखा, दूसरे सेकंड में माइक को देखा, तीसरे सेकंड में माइक को देखा,
तो ज्ञान हर सेकंड अलग अलग है, लेकिन चीज क्या है, एक ही है। ज्ञान अलग अलग है, वस्तु एक है। ये बात समझ में आई? वस्तु बदलने पर तो ज्ञान बदलता ही है, वस्तु न बदलने पर भी ज्ञान बदलता है, ये कहना चाहते हैं। चलो आगे देखिए। जब तक व्यवधान न आए तब तक ऐसी स्थिति बनी रहती है। तेन व्यवहिते प्रत्यक्षम ज्ञानम निवर्तते। तेन, इस कारण से, व्यवहिते, व्यवधान होने पर, प्रत्यक्षम ज्ञानम, प्रत्यक्ष ज्ञान, निवर्तते, हट जाता है। जैसे सामने व्यवधान आ जाए तो जिसका प्रत्यक्ष कर रहे थे वो हट जाएगा। कालांतर अवस्थाने तो बुद्धे है दृश्य व्यवधान अपनी प्रत्यक्षम अवतिष्ठेत यदि। कालांतर अवस्थाने तो बुद्धे है, बुद्धे को पहले ले लीजिए। बुद्धि का स्वरूप यदि ऐसे माने, कालांतर अवस्थाने, लंबे काल तक ज्ञान स्थिर रहता है, ऐसे यदि मानेंगे तो व्यवधान आने के बाद में ज्ञान क्या होना चाहिए था, बना रहना चाहिए था। ज्ञान यदि उत्पन्न होता है और तुरंत नष्ट हो जाता है, तब तो बनेगा कि आप देख रहे थे, बीच में व्यवधान आ गया तो ज्ञान खत्म हो गया। यदि आप कहेंगे जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो लंबे 10 सेकंड तक रहता है, मान लीजिए कोई कहेगा 10 सेकंड अथवा कोई कहेगा 10 मिनट तक एक रहता, तो 10 मिनट के बीच में कोई पर्दा है तो ज्ञान नहीं हटना चाहिए, क्योंकि एक ज्ञान उत्पन्न हुआ तो कितने देर में रहना पड़ेगा, 10 मिनट आप मान रहे, तो 10 मिनट तक व्यवधान आने पर भी वो प्रत्यक्ष रहना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब ज्ञान 10 मिनट तक नहीं रुकता है। कितना समय रुकता है? क्षणिक, बस। तो कालांतर अवस्थाने तो बुद्धे दृश्य व्यवधान है अभी प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष जो है ठहरना चाहिए। यदि ज्ञान को स्थिर मानेंगे तो ये दोष आएगा। और आगे कह रहे हैं स्मृतिश्च अलिंगम बुद्धि अवस्थाने संस्कारस्य बुद्धिजस्य स्मृति हेतुत्वात्। तो जैसे मैंने सामान्य रूप से बताया था, कोई कहेगा यदि ज्ञान नष्ट हो जाता है तो फिर हमको याद कैसे आता? एक ज्ञान उत्पन्न हुआ, एक क्षण के बाद ज्ञान समाप्त, तो फिर हमको जो स्मरण आता है वो कैसे बनता है? तो स्मृति के कारण से ज्ञान को स्थिर माने, तो कहते हैं ना, ऐसे नहीं है। स्मृति, स्मृति जो है अलंकार तो बोला, वो इसका लक्षण नहीं बनेगा, चिन्ह नहीं बनेगा, पहचान नहीं बनेगा। बुद्धि अवस्था ने, बुद्धि के स्थिर होने में ये उसमें कारण नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? संस्कारस्य बुद्धिजस्य स्मृति हेतुत्वात्। बुद्धिजस्य को पहले लाइए। बुद्धिजस्य संस्कारस्य, बुद्धि से उत्पन्न होने वाला जो संस्कार है उसका स्मृति हेतु, स्मृति का हेतु वो बनता है। तो आपको जो याद आता है, आपको जो स्मरण हो रहा है, तो उसका कारण ज्ञान नहीं है, उसका कारण क्या है? संस्कार। ज्ञान तो आपने 50-100-1000 चीज़ों का कर रखा है, इन सबकी स्मृति नहीं आती है। जिसका संस्कार पड़ा है उसकी स्मृति आती है, जिसका संस्कार नहीं पड़ा उसकी स्मृति भी नहीं आती। ओम स्वामी जी, जैसे वेग संस्कार होता है वो भी तो अलग अलग होता है ना, क्षणिक होता है। तो ये संस्कार को भी अगर हम क्षणिक मानेंगे तो फिर तो वो जो ज्ञान है वो लंबे काल तक रहना नहीं चाहिए। जो संस्कार कह रहे हैं यहाँ पर लंबे काल तक रहता है वो। चेतन का संस्कार अलग है, जड़ का संस्कार अलग है। जड़ के संस्कार को भी दो भाग किया, स्थिति स्थापक संस्कार और वेग संस्कार। वेग संस्कार जो होता है वो तो क्षणिक है, स्थिति स्थापक संस्कार तो कालांतर अवस्थान है। ऐसे चेतनों में जो संस्कार रहता है वो कालांतर स्थित रहते हैं। जब तक उसको नष्ट करने वाला दूसरा ना है तब तक वो विद्यमान रहते हैं। चेतन का जो संस्कार है, चेतन का संस्कार, या तो उसको दबाने वाले दूसरे संस्कार आ जाए तो तब जाते हैं,
या तो उसको आपने मार दिया तो खत्म हो जाएगा। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इनके सब संस्कार पड़ते हैं। उनको यदि मार दिया आपने विपरीत संस्कार लाकर तो खत्म हो जाएंगे। नहीं तो दूसरे काम में आप लग गए तो पुराने संस्कार खत्म हो जाएंगे। किससे बहुत झगड़ा हो गया, झगड़ा होने के बाद द्वेष बहुत हो गया, दिन रात उससे द्वेष का भाव बना रहता है। लेकिन अचानक कोई काम आ गया, आपको जाना पड़ा और उस काम में इतने बिजी हो गए, जैसे अभी हम गए थे, सुबह से लेकर रात तक पूरा कार्यक्रम ही कार्यक्रम है, तो आपको फुर्सत भी नहीं मिलेगा। यदि ऐसे किसी काम में आप व्यस्त हो गए तो वह संस्कार पीछे दब जाएगा। ये नए नए जो काम कर रहे हैं उसके संस्कार भर जाएंगे तो पीछे नीचे नीचे दब जाएगा। तो संस्कार दूसरे संस्कार से दबते हैं या तो नष्ट हो जाते हैं ऐसे। और संस्कार को नष्ट करना ही बड़ा काम है, बाकी कोई काम नहीं, एक ही काम है। संस्कार को खत्म करो, खत्म करने से चित्त शुद्ध हो जाएगा। चित्त शुद्ध हो जाए तो फिर मुक्ति। आगे देखिए, यश्च मन्येत, ये भारतीय था, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। यश्च मन्येत, जो व्यक्ति ऐसे मानता है, अवतिष्ठते बुद्धि, ज्ञान जो है स्थिर है, दृष्टा ही बुद्धि विषय स्मृति, और बुद्धि के विषय में स्मृति हमको देखने को मिलती है। स्मृति ज्ञान का तो एक भाग है, स्मृति भी क्या है, एक प्रकार का ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमानिक ज्ञान, शब्द ज्ञान, तो स्वप्न ज्ञान, ऐसा स्मृति भी है कि क्या ज्ञान। तो बुद्धि विषय स्मृति, बुद्धि विषय में, ज्ञान के विषय में स्मृति भी देखी जाती है। साचा बुद्धि बुद्धौ अनित्यायाम कारण अभावात् नश्यति थी। तो जो व्यक्ति ऐसे मानता है कि यदि ज्ञान ही खत्म हो जाएगा तो स्मृति भी नहीं होगी। ज्ञान को यदि आप क्षणिक कहेंगे तो स्मृति कैसे होगी? स्मृति तक ज्ञान है, तो बुद्धि खत्म हो जाए तो स्मृति भी खत्म हो जाएगी। जो व्यक्ति ऐसे कहता है, स्मृति का कारण बुद्धि, और बुद्धि को आपने अनित्य माना, अनित्य मानने से स्मृति भी नहीं होनी चाहिए, ऐसे यदि कहे तो उसका उत्तर दे रहे तत्यम अलिंगम। ये जो कथन है ये अलिंग है, लिंग नहीं है, लक्षण नहीं है, ठीक ठाक नहीं है। अकस्मात क्यों नहीं है? बुद्धि ही संस्कारा गुणंतरम स्मृति हेतु न बुद्धि रीति। बुद्धि जाओ, बुद्धि जाओ क्या अर्थ होगा अनमोल जी? बुद्धि जाओ, बुद्धि से उत्पन्न होता है क्या? संस्कार। गुणांतरम, वो गुणांतर है, एक नया गुण है, तो स्मृति है तो वो स्मृति का हेतु बनता है, न बुद्धि रीति। कल के पाठ में पढ़ा था, उसके लिए स्मृति के लिए बहुत सारे कारण बताए थे ना, प्रणिधान, लिंग इत्यादि। तो उनमें से इस कौन संस्कार के लिए कौन सा शब्द आया था? संस्कार बनते हैं इसके बारे में बताया था। क्या बताया था? अब ढूंढने से थोड़ी होगा, अभ्यास, अभ्यावृत्ति। जितने बार आप आवृत्ति करेंगे आपका संस्कार उतना पक्का होगा, और जिसकी आवृत्ति नहीं करता वो संस्कार धूमिल हो जाता। तो ये एक नया गुण है। कौन सा गुण है? संस्कार। तो बुद्धि से संस्कार पैदा होता है, संस्कार से फिर स्मृति होती है, सीधा सीधा बुद्धि से स्मृति नहीं होती। आगे हेतु अभावात अयुक्तम इति चेत, यदि कोई व्यक्ति कहे कि इसमें हेतु तो कुछ बताया नहीं आपने, खाली ऐसे कह दिया कि बुद्धि से एक संस्कार पैदा होता है, वो स्मृति का कारण है, क्या हेतु है? तो उसको बताएंगे। बुद्धि अवस्थानात् प्रत्यक्षत्व स्मृति अभाव। तो हेतु बताते हैं कि बुद्धि अवस्थानात्, बुद्धि को यदि स्थिर मानते हैं तो प्रत्यक्षत्व, प्रत्यक्ष होने पर स्मृति अभाव, स्मृति फिर नहीं बन पाएगी। भारतीय को अलग से लिखते हैं क्या पुस्तक में? एक जैसे। तो ये पूरा भारतीय के इसकी व्याख्या आगे कर रहे हैं। यावत् अवतिष्ठते बुद्धि तावत् असो बोधव्य अर्थ प्रत्यक्ष। तो कहते मान लीजिए आपने माना
कि बुद्धि ज्ञान है, और ज्ञान जो है वो स्थिर है, कुछ काल तक रहते हैं। मान लीजिए 10 मिनट तक बुद्धि बनी रहती है। तो कहते हैं यावत अवतिष्ठते बुद्धि तावत असो बोधव्य अर्थ प्रत्यक्ष। ज्ञान स्थिर है, इसका मतलब आपको प्रत्यक्ष हो रहा। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञान प्रत्यक्षम, वो ज्ञान आपके पास है, इसका मतलब आपको प्रत्यक्ष चल ही रहा, क्योंकि ज्ञान को आपने स्थिर माना। स्थिर मानेंगे तब प्रत्यक्ष को भी स्थिर मानना पड़ेगा। यदि प्रत्यक्ष स्थिर हो रहा तो प्रत्यक्ष स्मृति अनुभवन्ना, जिसका प्रत्यक्ष होता है उसकी फिर स्मृति नहीं होती है। प्रत्यक्ष ज्ञान अलग है और स्मृति ज्ञान अलग है। प्रत्यक्ष हो रहा है तो उसको आप स्मृति नहीं कह सकते। तो यदि आप ज्ञान को स्थिर मानेंगे, ज्ञान आपका स्थिर है, तो आप इसका मतलब आपको प्रत्यक्ष हो रहा, लगातार लगातार प्रत्यक्ष हो रहा है, तो स्मृति आ रही ये नहीं कह सकते। स्मृति तो होती है, तो इसलिए ये नहीं कह सकते बुद्धि स्थिर है। मत समझ में आई नहीं आई। जिस चीज का प्रत्यक्ष होता है उसको आप स्मृति नहीं कह सकते। प्रत्यक्ष हो रहा है तो स्मृति नहीं कह सकते। ज्ञान को यदि स्थिर मानेंगे तो ज्ञान स्थिर है, मतलब ज्ञान का लगातार अनुभव हो रहा है, आत्मा को लगातार अनुभव हो रहा है, मतलब प्रत्यक्ष हो रहा है। यदि प्रत्यक्ष हो रहा है तो फिर स्मृति नहीं कह सकते उसको। तो ज्ञान को स्थिर मानेंगे तो स्मृति अनुभव बनना, स्मृति की सिद्धि नहीं हो पाएगी। अच्छा ठीक है, जब हम स्मरण कर रहे होते हैं उस समय जो ज्ञान हो रहा होता है हाँ, उससे प्रत्यक्ष नहीं। उसको वो नहीं, उल्टा है, उल्टा बताकर उस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि यदि आप बुद्धि को स्थिर मानते हैं, बुद्धि का मतलब हो गया ज्ञान, और ज्ञान स्थिर है, आत्मा को ज्ञान हो रहा है, आत्मा को यदि सीधा ज्ञान हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। तो जब प्रत्यक्ष है तो फिर स्मृति नहीं होगी। मैं आपको कहूँगा योग दर्शन की स्मृति उठाओ। स्मृति कब उठाओ? जब आपको प्रत्यक्ष नहीं है, आँख से आपके सामने रखा हुआ है, होता योगानुशासन में योग सिद्धवृत्ति निरोधा, वो आप देख रहे हैं, तो ये थोड़ी होगा कि उसकी स्मृति उठाओ, वो तो देख ही रहे हो आप। तो कभी कभी आप पुस्तक देखते तो कहते हैं बिना देखे बोलो, इसका मतलब स्मरण करके बोलो। स्मरण कब होगा? जब बिना देखे। देखने पर फिर स्मरण थोड़ी होगा, तो प्रत्यक्ष हो गया। तो ज्ञान को यदि आप स्थिर मानेंगे तो आत्मा तो स्थिर है और ज्ञान भी स्थिर है, तो आत्मा को ज्ञान लगातार हो रहा है। ज्ञान जब लगातार हो रहा है तो प्रत्यक्ष माना जाएगा, और प्रत्यक्ष होगा तो फिर उसको स्मृति नहीं कह सकते, तो स्मृति बनेगी नहीं फिर। ज्ञान लगातार होगा उसको प्रत्यक्ष ये समझेंगे। ज्ञान लगातार हो रहा है, स्मृति में भी ज्ञान लगातार होता है, भले ही विषय बदलते रहते हो। नहीं नहीं, स्मृति में तो आप आत्मा को संस्कारों के आधार पर ज्ञान होता है। हाँ अब यहाँ संस्कारों के आधार पर ज्ञान नहीं हो रहा, सीधा वस्तु का ज्ञान हो रहा है ना। वस्तु का जैसे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हाँ उत्पन्नम ज्ञानम, तो वो ज्ञान आपका स्थिर हो गया। ज्ञान हुआ था कैसे? इंद्रिय के साथ जुड़कर, और वो ज्ञान आपका स्थिर हो गया। स्थिर हो गया तो उसको प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा। ये इससे कह हो रहा। गया, ठीक है, वो प्रत्यक्ष हो गया जब हम इंद्रिय से ज्ञान कर रहे हैं। हाँ, इंद्रिय से ज्ञान हुआ और वो ज्ञान आपके पास में स्थिर हो जाए तो प्रत्येक को भी स्थिर मानना पड़ेगा। प्रत्येक स्थिर होगा तो स्मृति होगी नहीं। उस समय नहीं होगी, हम बाद में तो कर सकते हैं जब वो इंद्रिय सन्निकर्ष कट जाएगा। नहीं, इंद्रिय तो सन्निकर्ष कट गया, लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान को स्थिर मानता है उसके पक्ष में विचार करो। जो कहता है कि ज्ञान स्थिर है, तो ज्ञान है विद्यमान, ज्ञान जब तक है तब तक क्या बनाना पड़ेगा? प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा। तब तक जैसे मैं आपको भी इस समय देख रहा हूँ तो तब तक मेरे को लगातार ज्ञान हो रहा है, तो ये इतने क्षण के लिए ज्ञान स्थिर है, ठीक है। स्थिर का है? स्थिर नहीं है, ये क्षणिक है। हर क्षण अलग अलग, हर क्षण अलग अलग ज्ञान हो रहा है। हाँ भले आप मुझे लगातार 10 सेकंड देख रहे हैं तो ज्ञान 10 अलग अलग हो रहे हैं,
एक ज्ञान नहीं है। आठवीं एक ज्ञान मानेंगे तो स्मृति नहीं बनेगी, ये कह रहे हैं। तो स्मृति तो हम इसमें उठा ही नहीं रहे, आप ही को देख रहे हैं, तो उसमें पक्ष में ये स्मृति वाला हेतु समझ में नहीं आ रहा कि स्मृति तो क्यों उससे हट रहे हैं कि स्मृति नहीं होगी। वो तो ठीक है, मेरे को आप लगातार मैं आपको देख रहा हूँ कि स्मृति तो नहीं हो रही है इसमें। नहीं हो रही ना। हाँ, तो ऐसे ही यदि ज्ञान को जैसे अभी 10 सेकंड आप मान रहे हो, जैसे 10 दिन मान लो, अब काल बढ़ा करेंगे तो वही बात, उसी की चर्चा चल रही है। यदि ज्ञान को आप ऐसे स्थिर मानेंगे तो 10 दिन तक आप स्मृति नहीं उठा सकते। तब तो नहीं। तो इसी बात को कह रहे हैं, जितने देर तक आप बुद्धि को स्थिर मानेंगे तब तक आप स्मृति नहीं उठा सकते, लेकिन ऐसे तो होता नहीं, स्मृति तो उठती है। इसका मतलब ज्ञान स्थिर नहीं है। ज्ञान हो जाएगा तो फिर स्मृति क्या उठाएंगे आप? जो प्रत्यक्ष होगा जी, तो उसकी और स्मृति नहीं होती है। नहीं। तो स्मृति तब बनेगी जब प्रत्यक्ष न हो, और ज्ञान को स्थिर मानेंगे तो उसको प्रत्यक्ष भी मानना पड़ेगा। ये दो सार। तो ये इंद्रिया सन्निकर्ष तो हम हटा लेते हैं ना। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष वाली बात को अब छोड़ दो। कहते ज्ञान का स्थिर, ज्ञान स्थिर है मतलब ज्ञान है, और ज्ञान है मतलब आत्मा का अनुभव हो रहा। आत्मा का अनुभव हुआ मतलब क्या? प्रत्यक्ष। ऐसे महसूस कर चलो, ज्ञान है, ज्ञान है तो मतलब आत्मा को अनुभव हो रहा, अनुभव हो रहा है मतलब प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है तो स्मृति नहीं हो सकती, ये कहना चाहता। ये सिद्धांत का सूत्र था। सिद्धांत ने कहा कि बुद्धि जो है उत्पन्न होकर तुरंत नष्ट हो जाती है। अगला सूत्र पूर्व पक्षी का है। पूर्व पक्षी कह रहा है, सूत्र बोलिए, अव्यक्त ग्रहणम अनवस्थायित्वात् विद्युत संपाते रूप अव्यक्त ग्रहणवत्। पूर्व पक्षी कह रहा है, यदि आप बुद्धि को अनित्य मानोगे, बुद्धि उत्पन्न हुई और क्षण भर के बाद नष्ट हो गई, तो अव्यक्त ग्रहणम, अव्यक्त का अर्थ स्पष्ट, आपको व्यक्त बढ़िया साफ स्पष्ट ज्ञान नहीं होगा। अव्यक्त ग्रहणम, अस्पष्ट ज्ञान होगा। क्यों होगा? अनवस्थायित्वात्, बुद्धि तो अस्थिर है। एक क्षण के लिए ज्ञान हो तो कितना ज्ञान होगा? मैं कहूँगा आप एक क्षण के लिए जिसना को देखो, क्या आपको बढ़िया ज्ञान होगा? नहीं होगा ना। एक क्षण देखेंगे तो अस्पष्ट ज्ञान ही होगा, पूरा पता नहीं चलेगा। तो पूर्व पक्षी कह रहा है, हर जगह आपको ऐसी स्थिति होगी, सब जगह अस्पष्ट 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 ज्ञान होगा, क्योंकि बुद्धि को आप क्षणिक मानते। तो अस्पष्ट ज्ञान होता है अनवस्थायित्वात्, अस्पष्ट ज्ञान होगा यदि बुद्धि को अनवस्थायी मानते हैं। अनवस्थायी होने से अस्पष्ट ज्ञान मानना पड़ेगा। उदाहरण देकर बता रहा है, विद्युत संपाते, बिजली चमकने पर रूप अव्यक्त ग्रहणवत्, जैसे अस्पष्ट रूप का ज्ञान होता है वैसे ही सारे ज्ञान स्पष्ट होंगे। कभी अंधेरे रास्ते में हम जाते हैं, प्रकाश नहीं है, लाइट चली गई और रास्ता दिख नहीं रहा, एक क्षण के लिए बिजली चमके तो आपका रास्ता दिख जाता है ना कुछ देर के लिए। ये जो विद्युत चमकने पर आपका रास्ता दिखता है, स्पष्ट होता है अस्पष्ट होता है? अस्पष्ट होता है। तो ऐसे ही हर ज्ञान आपको अस्पष्ट होगा। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी, क्योंकि क्षणिक आप मान रहे ज्ञान, और क्षणिक ज्ञान हमेशा स्पष्ट होता है। भाष्य देखिए, यदि उत्पन्न अपवर्गणी बुद्धि ही, तो पूर्व पक्षी कह रहा है, यदि ज्ञान को, बुद्धि को उत्पन्न होकर तुरंत नष्ट हो जाती है ऐसे आप मानते हैं, तो प्राप्तम, इससे क्या निकल कर आएगा? अव्यक्तम मोदव्यस्य ग्रहणम, मोदवस्य, जानने योग्य पदार्थ का जो ज्ञान होगा वो अव्यक्त होगा, अस्पष्ट होगा, धुंधला धुंधला आपका ज्ञान होगा। आपके साथ कभी ऐसा घटा है कि आप रास्ते में जा रहे हैं और बिल्कुल अंधेरा है और प्रकाश बिजली थोड़ा सा चमके तब रास्ता देख गया? कभी हुआ ऐसा? अच्छा, तो रास्ता थोड़ी देर के लिए दिख जाता है,
थोड़ी देर के लिए आपको दिखता है रास्ता, फिर उसके बाद फिर अंधेरा हो जाता है। ये जो थोड़ी देर के लिए दिखा वो स्पष्ट होता है। जैसे हेलोजन लाइट लगे रहते हैं आजकल रोड में, और तब आपके हाथ में टॉर्च है तो कंकर पत्थर कीड़े मकोड़े साफ दिखते हैं। तो बिजली चमकने पर ऐसे साफ थोड़ी दिखते हैं, स्पष्ट दिखते हैं। तो बोधाभ्यस्य ग्रहणम अव्यक्तम यथा विद्युत संपादे, जैसे बिजली चमकने पर वैद्युतस्य प्रकाशस्य अनवस्थानात्, बिजली प्रकाश का अनवस्थान होने से अस्थिर होने से अव्यक्तम रूप ग्रहणम विधि, अव्यक्त रूप का ज्ञान होता है। व्यक्तम तो द्रव्याणाम ग्रहणम, और व्यक्त होता है द्रव्यों का ज्ञान। तो हमको पुस्तक का ज्ञान हो रहा है, कैसे हो रहा है? स्पष्ट हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है, बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। आप यज्ञशाला को देखते हैं, स्पष्ट ज्ञान हो रहा है। किसी आदमी को देखते हैं, स्पष्ट ज्ञान होता है। पेंसिल देखते हैं, पुस्तक देखते हैं, वस्त्र देखते हैं, शरीर को देखते हैं, तो स्पष्ट ज्ञान होता है। यदि ज्ञान क्षणिक होता तो सब ज्ञान कैसे होना चाहिए? क्षणिक होता, अस्पष्ट होना चाहिए। हमको तो स्पष्ट ज्ञान हो रहा है, इसका मतलब ज्ञान क्षणिक नहीं है। इति पूर्व पक्ष तस्माद अयुक्तम है तद, इसलिए आपका ये कथन ठीक नहीं है। क्या कि बुद्धि उत्पन्न होकर तुरंत नष्ट हो जाती, ये कथन आपका ठीक नहीं है। 44वां सूत्र बोलिए। हेतुपादान प्रतिषेधभ्य अभ्यनुज्ञा, उल्टा पड़ गया। सिद्धांति का सूत्र है, सिद्धांति कह रहा आपने हमारा हेतु को स्वीकार कर लिया। पूर्व पक्षी कहते कहते ऐसे कह दिया जो कि सिद्धांति की बात को सिद्ध करता है। अनेक बार ऐसा होता है, व्यक्ति ऐसे कह देता है। अभी भी जाते आते रास्ते में कुछ ऐसी बात आई थी, इससे तो ये पक्ष सिद्ध होता है, बात आई थी ना। तो अब व्यक्ति चाहता था उसका खंडन करना, लेकिन कहते कहते ऐसे बता देता है जो कि उस व्यक्ति की बात को ही सिद्ध कर देता। तो सूत्रार्थ हो जाएगा, हेतु को स्वीकार करने से प्रतिषेधव्य, खंडन करने योग्य बात भी आपके द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। तो भाष्य में और स्पष्ट होगा, सूत्रार्थ तो इतना है। उत्पन्न अपवर्गणी बुद्धिरिति प्रतिषेधव्यम तदेव अभ्युज्ञायते। तो सिद्धांति कह रहा है बुद्धि जो है उत्पन्न अपवर्गणी, उत्पन्न अपवर्गणी स्पष्ट हो गया। क्या नाम? ज्ञान प्रकाश जी, क्या अर्थ होता है? शीघ्र नष्ट हो जाता। अपवर्ग का अर्थ शीघ्र नष्ट हो जाना। ज्ञान उत्पन्न हुआ और तुरंत नष्ट हो गया, उसको कहते हैं उत्पन्न अपवर्गणी। तो ऐसे उत्पन्न अपवर्गणी बुद्धि इति प्रतिषेधव्यम, ये तो खंडन करना था। पूर्व पक्षी को इस बात का खंडन करना चाहिए था। तदेव अभ्युज्ञायते, उसी को ही वो स्वीकार कर लेता है। कैसे? विद्युत संपादे रूप अव्यक्त ग्रहणवत, बिजली चमकने पर, बिजली कड़कने पर रूप अव्यक्त रूप का ग्रहण होने के तुल्य, ये कहकर। कैसा हुआ? यत्र अव्यक्त ग्रहणम तत्र उत्पन्न अपवर्गणी बुद्धिरिति। यत्र अव्यक्त ग्रहणम, जहाँ पर अव्यक्त अस्पष्ट ज्ञान होता है वहाँ पर उत्पन्न और अपवर्गणी बुद्धि कैसे उत्पन्न अपवर्गणी। सिद्धांत कह रहा है कि आप ये बताओ, जो बिजली चमकती है, चमकने पर आपको ज्ञान हुआ, वो ज्ञान कैसे है? क्षणिक या स्थिर है? तो वो कह रहा क्षणिक, तो मान नहीं रहा आपने। हमें कह रहा क्षणिक, आपने भी सिद्ध कर दिया क्षणिक। बिजली चमकने पर ज्ञान क्षणिक होता है, इससे आपने क्या सिद्ध किया? ज्ञान को क्षणिक ही तो सिद्ध किया। और हम यही समझाना चाहते हैं कि ज्ञान उत्पन्न होकर क्षण भर में नष्ट हो जाता। उसी बात को आपने बिजली चमकने का उदाहरण देकर बता दिया। पूर्व पक्षी कह क्यों रहा था? ज्ञान क्षण मतलब सारे ज्ञान में क्षणिक नहीं होते, ज्ञान स्थिर होते हैं। वहाँ तो क्षणिक है, बाकी जगह स्थिर है। तो सिद्धांति कह रहा है देखो वहाँ ज्ञान हो रहा है,
इसका मतलब ज्ञान क्षणिक है। अब यहाँ कैसे स्थिर होता है उसका अलग बताएगा। आगे आगे बात ठीक है। ग्रहणे हेतु विकल्पात्, ग्रहण विकल्पः न बुद्धि विकल्पात्। ग्रहणे, ग्रहणे का अर्थ क्या हो जाएगा? ध्यान करने में, ज्ञान प्राप्त होने में, ज्ञान में, ज्ञान के विषय में हेतु विकल्पात्, हेतु बहुत सारे कारण रहते हैं, तो उनमें से कोई कारण में भेद हो जाने से ज्ञान में भेद हो जाता है। सब्जी बनाते हैं, सब्जी में कितने घटक होते हैं? हींग भी डालते हैं, नमक भी डालते हैं, जीरा भी डालते हैं, मिर्ची भी लोग डाल देते हैं, सब्जी, तेल, मसाला, हल्दी, इतने सब चीज़ें डाल देते हैं। उनमें से यदि एक चीज़ ज़्यादा हो जाए, मतलब एक चीज़ हटा दे, तो कैसे लगेगा? विकृत हो जाएगा। मान लो किसी ने नमक ही नहीं डाला तो सारा उसको फीका फीका लगेगा। जिनका अभ्यास है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो जिनका अभ्यास नहीं है बिना नमक के वो खा नहीं सकते। वो कहेंगे सब्जी, किस चीज़ की सब्जी बनाए, सब्जी बेकार होगा। सब्जी बेकार थोड़ी है, सब्जी में जो घटक था वो घटक का अभाव है, नमक का अभाव है, ना कि जो सब्जी बाजार से जो सब्जी लाते हो सब्जी खराब नहीं है, केवल एक घटक का अभाव है। तो ज्ञान उत्पन्न होने में प्रकाश भी चाहिए, पिछाया था ना, आकाश भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए, दिशा भी चाहिए, कान भी चाहिए। तो प्रकाश ना हो तो आपको नहीं होगा। तो प्रकाश के भेद होने से ज्ञान में भेद हो रहा है, ना कि बुद्धि के नित्य अनित्यता है। बात समझ में आई? तो ग्रहणे, ज्ञान करने में, हेतु अर्थात यहाँ प्रकाश, प्रकाश का भेद होने से ज्ञान का भेद होता है। न बुद्धि विकल्पात, बुद्धि दो प्रकार है, कुछ बुद्धि नित्य है, कुछ बुद्धि अनित्य है, अर्थात कुछ बुद्धि स्थिर है, कुछ बुद्धि क्षणिक है। ऐसी बात नहीं है। बुद्धि हमेशा कैसे है? क्षणिक है। बुद्धि तो हमेशा क्षणिक ही है, केवल प्रकाश का कम अधिक होने से ज्ञान कम अधिक होता है। भाष्य देखिए, यदिदम क्वचित अव्यक्तम क्वचित व्यक्तम ग्रहणम अयम विकल्प ग्रहण हेतु विकल्पा। वार्तिक था इसलिए उसी बात को खोल रहे हैं। जो यह कहीं कहीं पर हमको स्पष्ट ज्ञान होता है और क्वचित व्यक्तम कहीं पर स्पष्ट ज्ञान होता है। ये जो अयम विकल्प, ये जो भेद दो प्रकार हमको देखने को मिलता है। ग्रहण हेतु विकल्पात, ज्ञान के हेतु में भेद होने से स्थिति बनती है। यत्र अनवस्थिता ग्रहण हेतु, जहाँ पर ग्रहण का हेतु ज्ञान करने में कारण है प्रकाश, वो प्रकाश जहाँ पर अनवस्थित है, अस्थिर है, क्षण भर के लिए आया है, तत्र अव्यक्तम ग्रहणम, वहाँ अव्यक्त ग्रहण होता है, अस्पष्ट ज्ञान होता है। यत्र अवस्थितः तत्र व्यक्तम, जहाँ पर प्रकाश स्थिर है तो वहाँ पर स्पष्ट ज्ञान होता है। न तो बुद्धेः अवस्थान अनवस्थानाभ्याम यदि, ज्ञान के स्थिरता और ज्ञान के अस्थिरता, क्षणिकता के आधार पर आपको अलग अलग ज्ञान होता है, ऐसी बात नहीं है। रास्ते में कभी आप पैदल जाते हैं अथवा कोई व्यक्ति साइकिल में जाता है और रात हो गई, अंधेरा हो गया, तो उसके लिए सहारा क्या होता है? सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो थोड़ा थोड़ा रास्ता दिख जाता है, और गाड़ी सामने से आ रहा और जैसे आपको पार कर जाएगा फिर रास्ता क्या होता है? अंधेरा हो जाता है। तो प्रकाश के कारण से आपको रास्ता स्पष्ट अस्पष्ट हो रहा है ना। ज्ञान के क्षणिकता दीर्घस्थायिता के कारण नहीं है। प्रकाश जब सामने से आ रहा था तब आपको दिख रहा था मार्ग, जैसे ही प्रकाश आपको पार करके चला गया तो मार्ग अंधेरा दिख रहा है। तो अंधेरा दिखने में ज्ञान कारण नहीं है, कारण है प्रकाश। अकस्मात क्यों ऐसे कह रहे हैं? कहते अर्थ ग्रहणम ही बुद्धि ही, यह तद अर्थ ग्रहणम अव्यक्तम व्यक्तम व बुद्धि साहिति। अर्थ ग्रहणम,
अर्थ का जो ज्ञान होता है, अर्थ मतलब पदार्थ, वस्तु, चीज, द्रव्य, उसका जो ज्ञान होता है उसी को ही तो हम कहते हैं बुद्धि। जो वस्तु के बारे में जो ज्ञान हुआ उसको कहते हैं बुद्धि। या तत् अर्थ ग्रहणम अव्यक्तम व्यक्तम वा, चाहे वो अर्थ का ज्ञान अव्यक्त हो अथवा व्यक्त हो, उसको बुद्धि तो बुद्धि है, उसको बुद्धि में कोई अंतर नहीं है। जैसे भी ज्ञान हुआ उसको कहेंगे बुद्धि। अस्पष्ट ज्ञान हो तो भी क्या कहेंगे? बुद्धि। स्पष्ट ज्ञान हो तो भी क्या कहेंगे? बुद्धि। आगे भारतीय के विशेष अग्रहणे च सामान्य ग्रहण मात्रम अव्यक्त ग्रहणम। विशेष अग्रहणे, विशेष का ज्ञान न होने पर, सामान्य ग्रहण मात्रम, सामान्य मात्र का जब ज्ञान हुआ तो उसको अव्यक्त ग्रहण कहते हैं। मान लीजिए अंधेरे रास्ते में आप जा रहे थे और प्रकाश, बिजली चमकी, बिजली चमकने के बाद आपको लगा कि बाएं तरफ कुछ बड़ा सा गिरा हुआ, वो पत्थर है या लकड़ी है कुछ पता नहीं चला, मिट्टी का ढेला है या पत्थर है या लकड़ है कुछ पता नहीं चला, लेकिन पता चला कि कुछ गिरा है। ये जो आपको ज्ञान हुआ कि इतना लंबा चौड़ा का कोई पदार्थ गिरा है बाएं तरफ, हमको दाएं से जाना पड़ेगा, तो ये जो स्पष्ट ज्ञान हुआ ये सामान्य का ज्ञान हुआ। विशेष पता नहीं चला लकड़ है पत्थर है। कभी कभी गाड़ी वाले चलाते हैं रास्ते में और कुछ दिख रहा है, एक तो ये हो सकता है पॉलीथीन भी हो सकता है, पॉलीथीन हो तो उसके ऊपर आप गाड़ी चढ़ा दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पत्थर होगा तो दिक्कत होगा, उछलेगा गाड़ी, दुर्घटना हो सकती है। अब दोनों एक जैसे दिखते तो पता नहीं चलता, तो दूर से स्पष्ट होता है, पास में आने पर स्पष्ट होता है। तो कहते हैं विशेष अग्रहण, विशेष का हमको जानने में, ये पत्थर है, लकड़ी है, मिट्टी का ढेला है, अथवा कपड़ा लपटा हुआ और कोई चीज़ है, किसी का लगेज पड़ा है, कुछ पता नहीं चला, विशेष का अज्ञान, ज्ञान न होने पर। सामान्य ग्रहण मात्रम, सामान्य रूप से केवल ज्ञान हुआ, इतना लंबा चौड़ा कोई पदार्थ है कहे, ये अव्यक्त ग्रहण, उसको हम कहते अस्पष्ट ज्ञान। तत्र विषयांतरे बुद्ध्यंतर अनुत्पत्ति ही निमित्त भवत्। विषयांतरे दूसरा विषय, दूसरा विषय क्या है? जैसे आपको वस्तु देखने को मिला, वस्तु को जो देखा उसका रूप आपको दिख गया, ये क्या हो गया? सामान्य विषय हो गया। और जैसे धूल मिट्टी पड़े हुए हैं, चाहे पत्थर हो, चाहे लकड़ हो, चाहे मिट्टी का ढेला हो, अथवा किसी का लगेज हो, जैसे आपको दिख रहा है वो जो रूप दिख गया वो क्या हो गया? सामान्य ज्ञान। और रूप से आपको जब आप सोचेंगे कि भाई ये क्या चीज़ है, पत्थर है या किसी का लगेज पड़ा है, ये जब सोच रहे ये क्या? विषयांतर हो गया। जो रूप आपको दिखा उस रूप से हटकर किसी अलग चीज़ को आप जानना चाहते हैं, तो रूप विषय नहीं है, एक विषय से हटकर दूसरा विषय आ गया, इसको कहते हैं विषयांतर। समझ में आया नहीं है? आदमी को आपने देखा, आदमी तो आदमी है, ये सामान्य ज्ञान हो गया आपको। ये आदमी पीछे से आप देख रहे हैं तो ये मेरा परिचित आदमी है या अपरिचित आदमी है। मानो आप अंधेरे में आए, आश्रम में लाइट नहीं है, देखा सामने कोई खड़ा है और पीठ करके खड़ा है, पीछे से आपने देखा, तो आप सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति मेरा परिचित है अपरिचित है। अब ये जो आप ढूंढ रहे हैं ये परिचित व्यक्ति अपरिचित व्यक्ति, ये जो ज्ञान है ये कौन सा ज्ञान है? ये विषयांतर है। रूप यदि दिख रहा तो एक सामान्य ज्ञान आपको हो गया कि एक आदमी खड़ा है, वो ऐसे रूप वाला है। अब उसके अतिरिक्त जब आप ढूंढना चाहते हैं कौन व्यक्ति है, तो एक विषयांतर हो गया। पंक्ति देखिए, तत्र विषयांतरे बुद्ध्यंतर अनुत्पत्ति ही, बुद्ध्यंतर दूसरे ज्ञान की उत्पत्ति न होना, ये आदमी कौन है, ये वस्तु क्या चीज़ है, ऐसे नई बुद्धि, नया ज्ञान का उत्पन्न न होना। क्यों हो रहा है? निमित्त अभावात, निमित्त के अभाव होने से। वो पीठ करके खड़ा हुआ है, यदि सामने खड़ा होता तो आपको पता चल जाता, पीठ की ओर देखने से हमको पता नहीं चलता, तो किसी निमित्त के अभाव से अथवा प्रकाश कम है, इसलिए सामने होने पर भी हमको दिख नहीं रहा। आदमी तो दिख रहा है
लेकिन वो कौन आदमी है ये विशेष ज्ञान नहीं हो पा रहा। यत्र समान धर्मयुक्तश्च धर्मे गृह्यते विशेष धर्मयुक्तश्च तत् व्यक्तम ग्रहणम। कहते जिस स्थिति में, जिस कंडीशन में समान धर्म युक्त धर्मी, समान धर्म से युक्त धर्मी ने किया गृहित होता है, ज्ञान होता है, विशेष धर्म युक्तश्च, और विशेष धर्म से भी पता चल गया। तेज प्रकाश है तो आपको उसका रूप भी दिखता है, और रूप के साथ साथ आपको ये क्या कहते हैं विवेचन करने में ज्ञान हो जाता है कि पत्थर है, मिट्टी का ढेला है, ये पॉलीथीन पड़ा है, सफ़ेद पॉलीथीन, ये पत्थर है, ये पता चल रहा है। कोई कठोर वस्तु पड़ा है या कोई कागज जैसे वस्तु पड़े, ये आपको ज्ञान हो रहा, तो वहाँ विशेष धर्म का ज्ञान हो रहा। तो जहाँ पर ऐसी स्थिति है विशेष धर्म युक्तश्च गृह्यते, विशेष धर्म युक्त भी गृहित होता है, तद व्यक्तम ग्रहणम, उसको कहेंगे स्पष्ट ज्ञान हो। तो अब कोई स्टेशन है, कौन सा स्टेशन पूछा तो उन्होंने एक नाम बता दिया, क्योंकि वो स्पष्ट ज्ञान था। जब आप गाड़ी खड़ी है और स्पष्ट देखा स्टेशन का नाम ये है तो आपने कह दिया, और चलते चलते गाड़ी में देखा तो नाम कुछ ऐसे नाम बता दिया आपने, तो स्पष्ट ज्ञान हुआ। तो गाड़ी खड़ी है तो स्पष्ट ज्ञान होता है। क्यों? सामान्य का भी ज्ञान हुआ, विशेष का भी ज्ञान हुआ। सामान्य विशेष दोनों ज्ञान हो जाए तो स्पष्ट ज्ञान होता है। केवल सामान्य ज्ञान हुआ, विशेष का ज्ञान न हुआ तो स्पष्ट ज्ञान होता है। यत्र तो विशेष, यहाँ तक वार्तिक था। आगे कहते हैं यत्र तो विशेष है अक्रियमाणे सामान्य ग्रहण मात्रम तद अव्यक्तम ग्रहणम। जहाँ पर विशेष का ज्ञान न होने पर केवल सामान्य सामान्य ज्ञान हुआ, आदमी जैसे लग रहा है बस, कुछ पत्थर लकड़ जैसे लग रहा है बस, इतना ही केवल ज्ञान हुआ, तो उसको हम अव्यक्त ज्ञान कहते हैं, अस्पष्ट ज्ञान कहते हैं। समान धर्म योगाच विशिष्ट धर्म योगा विषयांतरा, विषयांतरम। समान धर्म योगाच, समान धर्म के युक्त होने से और विशिष्ट धर्म का युक्त होना, ये विशेष विषयांतर है, ये अलग विषय है। ज्ञान अलग अलग प्रकार है। वैशेषिक का सूत्र है सामान्य विशेषम तो बुद्धि अपेक्षम। किसी चीज की समानता और विशेषता को जानना ये बुद्धि के द्वारा होता है। यह आदमी को आपने देखा, वो आदमी अच्छा है या बुरा है, आंख से पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा। और ये जो आदमी देखा, ये आदमी उस आदमी के समान है, ये आंख से नहीं पता चलेगा, विचार करने से पता चलता है। तो ये चीज़ें क्या है? बुद्धि अपेक्षा है। तो बुद्धि की अपेक्षा मतलब विचार करने की अपेक्षा है। तो एक नया विषय है, आदमी आपको दिख गया, इतना मात्र जो ज्ञान होता है इसको सामान्य ज्ञान कहते हैं। वो आदमी कैसा है उसका जो विवेचन है वो एक नया ज्ञान है। बात समझ में आई? रूप दिख रहा है तो रूप का ज्ञान हो गया। अब कोई भोजन आपने नया जीव में रखा तो आपको रस का ज्ञान हो गया। अब वो रस स्वास्थ्य के लिए हितकारी है हानिकारी है, ये एक विषयांतर हो गया। मीठा तो मीठा लग रहा है, कड़वा तो कड़वा लग रहा है, इतना आपको ज्ञान हो गया, ये सामान्य ज्ञान है। उससे क्या परिणाम आएगा ये तो विषयांतर हो गया ना। ऐसे सब जगह आपको समझना चाहिए। तो विशेष का गृहित न होने पर सामान्य ग्रहण होता है, वो स्पष्ट ज्ञान है। लेकिन जहाँ सामान्य धर्म योग भी है और विशिष्ट धर्म योग भी है, वो विषयांतर हो जाता है। तत्र यत्तो ग्रहणम न भवति, जो ज्ञान नहीं होता है तद ग्रहण निमित्त अभवत्, वो जो ज्ञान नहीं हो रहा है, जिस चीज का ग्रहण नहीं हो रहा, जो विशेष का ज्ञान नहीं हो रहा, विषयांतर का ज्ञान नहीं हो रहा, और निमित्त अभवत् यदि आदमी को परखने में सब लोग कुशल नहीं होते, कोई कोई आदमी को परख पाते हैं, नहीं तो दूसरे लोग बनाते बनते भी हैं,
हर आदमी को पहचान नहीं सकता। धोखा कौन खाता है? जो बोलने वाला सरल होता है वो धोखा खाता है, और जिसकी विवेक शक्ति अधिक है, सोच समझ कर विचार करता है, वो धोखा नहीं खाएगा। तो आप सावधानी हटे तो दुर्घटना घटी, थोड़ा सा भी आप हटे थे तो परेशान था। प्राय करके दूसरे व्यक्ति के बारे में हम जो मानते हैं वो लगभग गलत ही होता है। किसी किसी व्यक्ति को हम बहुत अच्छा मान लेते हैं और किसी किसी आदमी को बहुत बेकार मान लेते हैं, दोनों ही बात गलत होती है। जो व्यक्ति थोड़ा सा अनुकूल होता है, उसके थोड़े गुण कर्म स्वभाव का आपने देखा, देखकर क्या मान लिया, ये तो बहुत अच्छा आदमी है, इनके जैसे तो कोई नहीं दुनिया में, ये अति में चले गए। और किसी के दो चार दोस्त को आपने देखा, अरे ये तो ऐसे ही काम करता रहता है, बड़ा बेकार आदमी है, इसके जैसे बेकार तो कोई नहीं होगा, ये भी गलत है। तो प्राय करके दूसरे के बारे में व्यक्ति की मान्यता ऐसी ही बनी रहती है। सही सही आकलन करना, बहुत लंबे काल तक देखे और उनके केवल क्रियाओं को देखेगा तो पता नहीं चलेगा। क्रिया फिर भावना, किस भावना से वो कौन सी क्रिया कर रहा है, केवल क्रिया को देखोगे तब तो उल्टा ही आएगा, कभी सुपरिणाम नहीं आएगा। क्रिया और भावना बार बार देखें, विचार करें, कुछ कुछ हम समझ सकते हैं, फिर भी पूरा पूरा सही नहीं होगा। पूरा पूरा सही था केवल व्यक्ति स्वयं अपने को जानता है और ईश्वर जानता है, तीसरा व्यक्ति नहीं जानता। अपने को भी नहीं जानता। हाँ, तो सब लोग नहीं जान पाएंगे। और अपने बारे में भी ऐसे होता, व्यक्ति गलत होते हुए भी अपने आप को गलत नहीं मानता है, और ये तो सब सब जगह मिलता है। कौन मानता है मैं गलत हूँ? सब अपने आप को अच्छा ही मानते हैं, और बुरा कभी गलती हो जाए, दोष हो जाए, दुर्गुण आ जाए तो व्यक्ति इतना निराश हो जाता है, सोचता है मेरे से तो कुछ नहीं होगा, इतना सब होकर भी मेरे से ये गलती अभी तक हो रही है, तो क्या हो सकता है? और इतने दिन हो गए, इतना पढ़ा, इतना लिखा, इतना सुना, फिर भी ऐसी ऐसी गलती होती है मेरे से, तो मेरे से तो कुछ होगा ही नहीं। दो चार बिजनेस करता है, फेल हो जाता है, सोचता है मेरे से तो बिजनेस हो ही नहीं पाएगा। तो अपने बारे में व्यक्ति गलत सोचता है, दूसरों के बारे में सोचता है। पूरा पूरा तो ईश्वर जानता है। विवेकी व्यक्ति जान सकता है, अपने को भी दूसरों को भी जान सकता है। दूसरों के बारे में जानना कठिन है, बहुत लंबे काल तक आप किसका सानिध्य प्राप्त करते हैं, हर एक क्रिया, हर एक भावना के पीछे, और उनको पूछते हैं आपने ऐसे क्रिया की, अपने आप कल्पना करेंगे तो गलत ही जाएगा। कोई क्रिया आपको गलत लगी तो आप पूछते हैं आपने ऐसे क्यों किया, तो कुछ ना कुछ तो बताएगा वो, लेकिन कभी ना कभी ज़्यादा छुपा नहीं सकता। बुद्धिमान हो तो छुपा भी सकता है, लेकिन बार बार छुपा नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं पकड़ में आएगा। तो लंबे काल से किसी का थोड़ा थोड़ा हम आकलन कर सकते हैं। तो ये विषयांतर है। क्या विषयांतर है? जो हमको इंद्रियों से ज्ञान हुआ, इंद्रियों से ज्ञान के अतिरिक्त जो विषय है वो विषयांतर है, वो इंद्रियों का विषय नहीं है। विषयांतरम यत्र यत्तु ग्रहणम न भवति तद ग्रहण निमित्त अभावात्, निमित्त के अभाव होने से हो रहा है, न बुद्धि अनवस्थानात्, ज्ञान अनित्य है, इसलिए ये नहीं कह सकते। आगे यथा विषयं च ग्रहणम व्यक्तम एवं प्रत्यर्थ नियतत्वाच्च बुद्धिनाम। सिद्धांत और एक कदम आगे बढ़कर कह रहा है, यथा विषयं च ग्रहणम, जहाँ में जैसे भी आपको ज्ञान हुआ, जितना भी ज्ञान हुआ, व्यक्तम एवं सब कुछ स्पष्ट ज्ञान है। देखो कैसे कैसे खंडन किया जाता है, पूर्व पक्षी का भी खंडन हो सकता है, सिद्धांति का भी हो सकता है। सिद्धांति कह रहा है जो भी आपको ज्ञान होना स्पष्ट ही हो रहा, अस्पष्ट ज्ञान नाम की कोई चीज ही नहीं है, मूल से उखाड़ रहा है। क्यों? प्रत्यर्थ नियत बुद्धि नाम, बुद्धि प्रत्यर्थ नियत अभी बताया था,
हर वस्तु के लिए एक निश्चित ज्ञान है, तो हर वस्तु के लिए निश्चित ज्ञान हुआ तब तो सब ज्ञान स्पष्ट ही है, अस्पष्ट कहाँ से? सामान्य विषयम च ग्रहणम स्वविषयम प्रति व्यक्तम विशेष विषयम च ग्रहणम स्वविषयम प्रति व्यक्तम। सिद्धांत ने कह रहा सामान्य विषयम च ग्रहणम, जहाँ आपको सामान्य ज्ञान हुआ, आपको देखने को मिला भाई इतने एक लंबा चौड़ा एक पत्थर पड़ा है अथवा लकड़ी पड़ा है अथवा मिट्टी का ढेला है, कुछ भी हो एक चीज आपको देखने में मिला, देखने को आया, ये जो चीज देखने को मिली ये सामान्य ज्ञान हुआ। ये जो सामान्य ज्ञान है वो सामान्य रूप से स्पष्ट है या नहीं? इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, इसका ऐसे आकार प्रकार है, ये ज्ञान तो आपको स्पष्ट है ना। और लक्कड़ है पत्थर है जानने में वो एक अलग बात है, लेकिन जैसा उसका रूप है वो रूप तो आपको स्पष्ट हुआ ना, तो उतना तो जिस जैसे भी ज्ञान हुआ वो एक स्पष्ट ज्ञान हुआ। हाँ, इसलिए सब समाधि है। सामान्य विषय च ग्रहणम स्व विषय प्रति, अपने विषय के प्रति वो व्यक्त है। विशेष विषय च ग्रहणम, और विशेष का जहाँ ज्ञान होता है वो भी अपने विषय के प्रति व्यक्त है। आदमी ने किया तो आदमी आपको स्पष्ट ज्ञान हो गया, और आदमी अच्छा है बुरा है ये भी पता चल गया, आदमी मेरे परिचित या अपरिचित ये भी ज्ञान हो गया, तो ये भी अपने आप में स्पष्ट है। विशेष ज्ञान हुआ तो भी स्पष्ट, सामान्य ज्ञान हुआ तो भी स्पष्ट। आदमी तो दिख गया ना आपको, आदमी है, ये जो ज्ञान है ये स्पष्ट है या अस्पष्ट है? स्पष्ट है। और ये आदमी मेरा परिचित है, इतना विशेष ज्ञान हो गया तो भी वो स्पष्ट है, तो कहता स्पष्ट कहाँ? प्रत्यर्थन्यता ही बुद्धि, बुद्धि का अर्थ ज्ञान, ज्ञान जो होते हैं हर वस्तु के लिए नियत होते हैं। आपने वॉइस रिकॉर्डर को देखा एक ज्ञान हुआ, वो अपने विषय के प्रति वो एक निश्चित हो गया, और माइक को देखा वहाँ एक ज्ञान हुआ, पुस्तक को देखा एक ज्ञान हुआ, तो प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग ज्ञान निश्चित है। तद इदम अव्यक्त ग्रहणम देशितम को विषय। सिद्धांत पूछ रहा है आप ये जो कह रहे हो अव्यक्त ग्रहणम देशितम का अर्थ कथितम, आपने ये जो कहा कि अव्यक्त ज्ञान होगा, हर वस्तु का ज्ञान कैसे होगा कह रहा था? अव्यक्त होगा। जैसे बिजली चमकने पर अव्यक्त ज्ञान होता है, अस्पष्ट ज्ञान होता है, ऐसे ही ज्ञान को यदि क्षणिक मानेंगे, हर वस्तु के बारे में आपको क्षणिक ज्ञान होगा, स्पष्ट ज्ञान होगा। ये जो आप कहते हो कहाँ पर होगा? सिद्धांत कह रहा सामान्य ज्ञान हुआ वो भी स्पष्ट, विशेष ज्ञान हुआ वो भी स्पष्ट, तो स्पष्ट ज्ञान कहाँ है ये बताओ? कौन विषय, इस विषय में होगा बुद्धि अनुवस्थान कार्यतम, बुद्धि के क्षणिक होने के द्वारा जो स्पष्ट ज्ञान उत्पन्न होता है वो कहाँ पर हो भाई ये बताओ? ऐसे पूर्व पक्षी ने रखा। नहीं, सिद्धांत ने ये बात पूर्व पक्षी को पूछा, तो आप जो कह रहे थे कि अस्पष्ट ज्ञान होगा, वो अस्पष्ट ज्ञान कहाँ होगा ये बताओ? चलो आज का पाठ ये रखते हैं, थोड़ा और बच गया, ये होगा नहीं, कल पढ़ेंगे इसको। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।